अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर मुझे कोई इमेज या फिर आइकन कुछ भी लगाना है तो उसका एड्रेस देना होता है ना। तो एड्रेस अभी हमारा क्या था कि हमारी सारी फाइल उसी डायरेक्टरी में थी, है ना, जहाँ पर हमारा इंडेक्स डॉट HTML है वहीं पर हमारी इमेज भी है, तो हम डॉट स्लैश करके लगा पा रहे थे, है ना। बट अगर सेम डायरेक्टरी में नहीं होते तब हम कैसे लगाते हैं, है ना, वो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं HTML नाम का, ठीक है, और एक और फोल्डर बनाते हैं CSS में। हमारी जो भी HTML की फाइल रहेगी वो हमें इस HTML फोल्डर में रखेंगे, जो भी CSS की फाइल रहेगी वो इस CSS फोल्डर में रखेंगे। जैसे हमने इमेजेस को अलग अलग फोल्डर दिए हुए हैं वैसे सेम। तो जो मेरे दो ये जो HTML की फाइल है इसको मैं मूव कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो ये अब इसके अंदर आ चुकी है। देन जो CSS की एक फाइल है उसको मूव कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो देखो होगा क्या, हमारी जो इंडेक्स डॉट CSS है उसको हमने इंडेक्स डॉट HTML से लिंक किया था यहाँ पे, है ना, रियल में स्टाइल शीट, href में उसका एड्रेस। तो अब देखो अगर इसको मैं लाइव करूँगा ना तो इससे CSS हट चुकी होगी। देखो CSS नहीं आ रही, हमने इसका कलर रेड किया था वो नहीं आ रहा है ना। इमेजेस भी नहीं आ रही क्योंकि इमेजेस का भी एड्रेस उसको मिल नहीं रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है हम वो देखते हैं। देखो हमारी इंडेक्स डॉट HTML कहाँ पर है, इस HTML फोल्डर के अंदर है, मैं यहाँ पर बताता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम अभी कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है इंडेक्स डॉट HTML में। तो अगर मुझे वो इमेज लेनी है या फिर मुझे CSS की फाइल लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके बाहर जाना पड़ेगा इस फोल्डर के, है ना, पीछे जाऊँगा तब मुझे इमेज वाला या CSS वाला फोल्डर मिलेगा। अभी क्या था कि जहाँ पर हमारा HTML की फाइल है वहीं पर इमेज वाला फोल्डर था, तो हमको वो डॉट स्लैश से मिल रहा था। बट अभी डॉट स्लैश से हमको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि डॉट स्लैश का मतलब होता है कि यहीं पर जो भी है वो, ठीक है, यहाँ पर तो वो है ही नहीं, हमको पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या होता है, पीछे जाने के लिए होता है डॉट डॉट स्लैश। तो इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ और इसके नीचे हम ओरिजिनल वाली हमारी लिखते हैं। तो अब ये वाली तो काम नहीं कर रही है ना, तो हमको करना क्या पड़ेगा, देखो डॉट स्लैश से क्या होगा कि वहाँ पर जितनी भी फाइल है वो हमको बता देगा। तो यहाँ पर तो दो ही फाइल है HTML फोल्डर के अंदर, तो हमको जाना है उसके पीछे, तो उसके पीछे हमको डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। तो देखो हमको CSS फोल्डर मिल गया, HTML फोल्डर मिल गया, आइकन्स मिल गया, इमेज मिल गया। अगर मैं जो HTML फोल्डर है उसके अगर पीछे जा रहा हूँ तो देखो मुझे क्या क्या मिल रहा है, CSS, HTML, आइकन्स और इमेजेस। यहाँ पर भी हमको वही मिल रहा है, CSS, HTML, आइकन्स और इमेजेस। हमको क्या लगाना है CSS, तो हम जाएंगे CSS के अंदर, फिर उसके अंदर इंडेक्स डॉट CSS। तो अब देखो CSS अप्लाई हो चुकी है ना। अब इसको वो आइकन्स भी नहीं मिल रहे। अब आइकन्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि उनका भी एड्रेस नहीं है ना, इनका भी एड्रेस अलग है। इसी डायरेक्टरी में, मतलब इसी HTML फोल्डर के अंदर तो वो है नहीं, है ना, वो उसके बाहर है। तो यहाँ पर आएगा डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश। अब उसको मिल गया होगा आइकन, देखो यहाँ पर आइकन लग चुका है ब्लैक वाला, है ना, दिख रहा है, या फिर वाइट करूँ थी, दिख रहा है ना। अब ये वाली इमेजेस है, तो ये भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम क्या डॉट स्लैश से ये बता रहे कि उसी डायरेक्टरी में, पर उसी डायरेक्टरी में इमेजेस फोल्डर तो है ही नहीं, उसके पीछे है वो। तो डॉट डॉट स्लैश आएगा, और ऊपर यहाँ पर भी डॉट डॉट स्लैश। अब देखो उसको इमेजेस में मिल गई, ठीक है। तो जितने भी फोल्डर हमको पीछे जाना है उतने डॉट डॉट स्लैश, देन एक और पीछे जाना है, फिर से डॉट डॉट स्लैश, फिर एक और पीछे जाना है, डॉट डॉट स्लैश। उसका पीछे जितना डॉट बढ़ते हाँ, जाएगा। नहीं, इतने डॉट नहीं बनेंगे, दो ही डॉट रहेंगे। जैसे जैसे इसके इस HTML के अंदर एक और फोल्डर है, ठीक है, H नाम से, देन उस H के अंदर हमारी ये जो फाइल है वो है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले H के बाहर जाना पड़ेगा, फिर HTML के बाहर जाना पड़ेगा, तब मुझे आइकन्स मिलेगा, है ना, इमेजेस मिलेगी। तो देखो CSS भी नहीं मिल रही होगी अभी। अच्छा अभी तो इंडेक्स डॉट HTML का ही चेंज हो गया, तो इसको हमको करना पड़ेगा लाइव, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है, ये वाला आइकन भी हट गया, CSS भी हट गई, सब कुछ हट चुका है क्योंकि लोकेशन ही चेंज हो गई उसकी, है ना। तो अब मुझे कहाँ जाना है, देखो अब मैं HTML के अंदर भी H फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पर हूँ मैं इंडेक्स डॉट HTML में, है ना। तो मुझे पहले इसके एक पीछे जाना पड़ेगा तब मुझे H मिलेगा, फिर एक और पीछे जाना पड़ेगा तब मुझे ये सारे मिलेंगे, है ना, दो बार पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉट डॉट स्लैश से मैं कहाँ हुआ, H के बाहर हुआ, फिर से डॉट डॉट स्लैश, तो अब मैं HTML के भी बाहर हूँ। अब मुझे जाना है CSS के अंदर, तो CSS फिर स्लैश, अंदर जाने के लिए स्लैश, ठीक है, हमने CSS लिखा, देन उसके अंदर जाने के लिए स्लैश, देन इंडेक्स डॉट CSS। तो अब हमारी ये लिंक हुई है, ठीक है। तो हमको दो फोल्डर पीछे जाना था, इसलिए दो बार डॉट डॉट स्लैश, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको वापस HTML पे ही रखता हूँ, H फोल्डर को होता है डिलीट,
देन यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, अब देखो हम जो लाइव करते हैं वो भी चले जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने HTML की लोकेशन ही चेंज कर दी ना, पहले वो H फोल्डर में था, मैंने अब HTML फोल्डर में रख दिया। बट लाइव सर्वर लाइव करता है उसकी लोकेशन से ही, तो उस लोकेशन पर उसको ये चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो देखो ये एच यहाँ पर H के अंदर है, तो H के अंदर तो वो फाइल है ही नहीं, H ही नहीं है एक्चुअली, तो उसको मिलेगा कैसे? तो हमको यहाँ से लाइव करना पड़ता है। तो इतना क्लियर है ना कि फाइल्स कैसे ऐड करते हैं, एड्रेस कैसे देते हैं। ठीक है, अभी HTML के अंदर ही हम एक और फाइल बनाते हैं, ग्रुपिंग टैग्स डॉट HTML। ठीक है, ठीक है, तो पहले सबसे पहला टैग आता है हमारा डॉक टाइप, है ना। उसके बाद HTML के अंदर आता है हेड, हेड, फिर बॉडी, हेड के अंदर आता है टाइटल, टाइटल, टाइटल है हमारा ग्रुपिंग टैग्स। उसके बाद हमारा आएगा बॉडी, तो बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा डोम में शो होगा, है ना। इसको कर लेते हैं लाइव, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। ये हो चुका है हमारा लाइव, हमारा टाइटल आ चुका है ग्रुपिंग टैग्स। ठीक है, अब देखो एक टैग होता है सेंटर, सेंटर मैंने बताया अभी तक नहीं बताया ना। तो किसी भी चीज़ को अगर मुझे सेंटर करना है, जैसे मुझे H1 लिखना है, और H1 में लिखना है मुझे ग्रुपिंग टैग। ठीक है, तो क्या होगा, H1 यहाँ पर आएगा, सारी चीज़ें हमारी लेफ्ट से आना स्टार्ट होती है ना। तो अगर मुझे इसको सेंटर में करना है, यहाँ पर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सेंटर टैग लगा दूंगा, सेंटर। तो सेंटर टैग के अंदर जो भी होगा ना वो हो जाएगा सेंटर। जैसे मैं इसको अब H1 उसके अंदर है ना, तो देखो H1 हो चुका है सेंटर। ठीक है, तो जो भी हमको सेंटर करना है हॉरिजॉन्टली, है ना, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली जो सेंटर करना है हमको, उसके लिए सेंटर टैग हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो सेंटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लगा देते हैं एक HR, तो एक HR लग चुका है हमारा, एक लाइन लग चुकी है। उसके बाद सेंटर टैग के बाहर अब हम करेंगे जो भी करना है। तो हमको पढ़ना है डेव, स्पैन और सेक्शन। ठीक है, तो डेव का यूज़ कब करेंगे, स्पैन का यूज़ कब करेंगे और सेक्शन का यूज़ कब करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्पैन। ठीक है, तो स्पैन के लिए एक मैं P टैग लिख रहा हूँ, P के अंदर मैं लिख रहा हूँ P के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट लेते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ डेमो, डेमो कुछ भी हम ले लेते हैं, बस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो P टैग कैसा आता है हमारा, नॉर्मली आएगा, है ना, एक लाइन आ जाएगी P टैग में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को रेप्लिकेट करता हूँ, कॉपी कर दिया थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, बस उसको फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है हमारा। अब पैराग्राफ में मुझे क्या करना है कि पैराग्राफ में ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मुझे कलर रेड करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक वर्ड को, सिर्फ इस वर्ड को। ठीक है, नहीं हाईलाइट नहीं करना है, कलर रेड करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, CSS तो लगाऊंगा, बट कैसे लगाऊंगा। CSS अगर मैं P टैग पर लगाता हूँ, देखो CSS हम लगाते हैं, देखो CSS हमने दो तरीके, एक तो पहले ये देख लिया हमने कि CSS की एक फाइल बनाते हैं और वहाँ पर CSS हम लिखते हैं। ठीक है, CSS हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अलग फाइल बनाते हैं, उसको लिंक करते हैं, देन उसमें यूज़ करते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम हेड और बॉडी के बीच में, ठीक है, मतलब हेड के नीचे बॉडी के ऊपर एक स्टाइल टैग लगा देते हैं, स्टाइल का ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर भी मैं CSS लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हम CSS वहाँ लिखते हैं वो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, P को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, P और फिर करली ब्रैकेट, है ना, CSS में, देन उसके बाद उसका कलर रेड कर देते हैं, कलर रेड। सेम CSS हम यहाँ पे लिखते हैं बस स्टाइल टैग के अंदर। तो स्टाइल टैग से क्या होता है, वो समझ जाता है कि इसके अंदर CSS है। ठीक है,
आसान है ना स्टाइल टेकिंग। ये आसान है, बट होता क्या है कि अभी तो हम कुछ छोटा छोटा कोड लिख रहे हैं। वेबसाइट में 1000 लाइन का कोड होता है और 1000-2000 लाइन की CSS होती है। तो आप अगर 1000 लाइन की CSS ऊपर लिखोगे तो फिर आपका कोड कब देखोगे, आपको स्क्रॉल इतना करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसलिए CSS सेपरेट रखते हैं, HTML सेपरेट रखते हैं। ये तो अभी हमको थोड़ा सा काम करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। कभी भी हमको ऐसा करना नहीं, हमको अलग फाइल बनानी है, देन उसमें ही करना है, ठीक है, उसको लिंक करके। इसके बाद देखो क्या हुआ, पी का कलर मैंने रेड कर दिया तो पूरे पी का हो गया, मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ का करना है। तो या तो फिर मैं जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये, इसको मैं एक अलग टैग के अंदर लिखूं, देन उसको टारगेट कर सकता हूँ, है ना। ऐसे में ऐसे बीच में से तो मैं कैसे टारगेट कर नहीं सकता, तो मुझे एक टैग लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं कर रहा हूँ Ctrl+X, देन यहाँ पर एक टैग लिखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से पी टैग ही लगा दूँ लेट्स सपोज, तो होगा क्या, पी टैग क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, पूरी विड्थ लेता है अपनी, है ना। तो अब ये जो पी टैग है जो इसका पेरेंट है, ये जो पी टैग है ये भी पूरी विड्थ लेगा, और ये जो पी टैग है इसकी भी तो प्रॉपर्टी वही है कि पूरी विड्थ लेता है। तो देखो क्या हो रहा है, इसने पूरी विड्थ ली जो नॉर्मल पी था, अभी यहाँ पर भी वो पूरी विड्थ ले रहा है, और सिर्फ एक पैराग्राफ भी पूरी विड्थ ले रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है अभी। ऐसा तो हमको चाहिए ही नहीं था, हमको तो सिर्फ उसका कलर रेड करना था, उसके लेआउट में कुछ भी चेंज नहीं करना था, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पर अगर मैं स्पैन टैग लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अभी ये तो हमको करना ही नहीं है, पी का कलर तो हमको रेड करना ही नहीं है, तो ये हम हटा देते हैं। तो देखो मैंने स्पैन लगाया तो कुछ भी चेंजेस नहीं आए, लेआउट मेरा सेम है। तो स्पैन क्या होता है कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो उतनी ही विड्थ लेगा जितना उसके कंटेंट की है। तो अगर वो उतनी विड्थ ले रहा है तो वो पूरी विड्थ लेगा ही नहीं, तो वो नॉर्मली वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा नॉर्मल दिख रहा है। अब हम करेंगे क्या, इस स्पैन को देंगे क्लास, क्लास में रेड नाम की दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कर लेते हैं। तो मैंने स्पैन के अंदर पैराग्राफ लिख दिया, देन मैं उसको एक क्लास दे दी रेड। देन अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल के अंदर जाके डॉट रेड से सिलेक्ट करूँगा, क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डॉट रेड से सिलेक्ट किया, देन कलर दे दिया रेड। तो देखो अब होगा क्या, सिर्फ उसका कलर रेड होगा जो स्पैन के अंदर लिखा हुआ है, जो उस क्लास के अंदर लिखा हुआ है ना। तो स्पैन का यूज़ यही है कि जहाँ पर भी पूरे एक पार्ट में से, ज़रूरी नहीं हमको पी के अंदर का कलर ही, किसी भी कोड के अंदर का कलर हमको, अगर मतलब कलर नहीं, सिर्फ कोई भी CSS लगानी है सिर्फ एक छोटे से पार्ट पे, तो हम क्या करेंगे, उसको स्पैन के अंदर लिख देंगे। तो क्या होगा, उसका लेआउट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा वहाँ पर, और हम उसको एक क्लास दे देंगे, तो उस क्लास से जो भी CSS उस पर लगानी है वो लगा देंगे, है ना। अगर मुझे इसको बॉर्डर देनी है तो मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, देखो वो बॉर्डर भी आ गई उस पर, है ना। तो सिर्फ कलर नहीं, हमको जो भी CSS एक छोटे से पार्ट पे अगर लगानी है तो हम उसको स्पैन के अंदर लिख देंगे। स्पैन का काम यही है, ठीक है। जहाँ पर भी हमको छोटा सा पार्ट स्टाइल करना है उसको स्पैन के अंदर लिखा, देन उसको क्लास दी, देन उसको स्टाइल कर दिया, ठीक है। तो ये स्पैन का यूज़ हो गया। अभी हम देखते हैं डेव, ठीक है। डेव का यूज़ क्या है, तो देखो मैं कुछ बताता हूँ। HTML कार्ड, HTML कार्ड, इमेजेस पे जाते हैं और कोई भी एक कार्ड देखते हैं थोड़ा सा। ये नहीं, ये वाला मैं बनवा चुका हूँ एक्चुअली, तो दूसरा ही देखते हैं, सिंपल सा देखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं। ये तो दिखेगा ठीक से। इसके अंदर ही वो मिलेगा। जैसे ये वाला कार्ड है, ठीक है, जो ब्लू वाला है,
तो अभी हमको पता है कि ये जो कार्ड 2 लिखा हुआ है ये एक हेडिंग टैग में लिखा हुआ है ना, देन ये लॉरेम जो लिखा हुआ है एक पी टैग में लिखा होगा, देन जो बटन है वो ठीक है बटन से बनाया हुआ है, पर ये जो बनाया हुआ है बॉक्स, ये जो जिसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है वो किस टैग से बना है ये तो हमको पता ही नहीं है ना। तो जब भी हमको एक खाली बॉक्स बनाना है तो हम किससे बनाएंगे, डिव से बनाएंगे, ठीक है, डिव से होते हैं ये वाले काम जब भी हमको बॉक्सेस बनाने है ना। तो एक बॉक्स तो हमको बना, हमको यहाँ पता है कि हमको कौन सा टैग यूज़ करना है, यहाँ भी पता है यहाँ भी पता है, बट ये नहीं पता ना, ये तो एक नॉर्मल टैग है, इसके अंदर तो सारा डेटा है, तो उसको किससे बनाएंगे, तो उसको बनाएंगे हमेशा डिव से, ठीक है। जहाँ पर भी हमको एक बॉक्स बनाना है उसको डिव से बनाएंगे, या फिर 3-4 चीज़ों को हमको रैप करना है, मतलब देखो एक ये है H1, एक P है और एक बटन है, तो इन तीनों को एक रैपर है ना, इन तीनों का पेरेंट है ये, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें, तो उसका जब भी हमको रैपर बनाना है तो हम डिव से बनाएंगे, ठीक है, हमेशा। तो एक ये वाला कार्ड बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इसी में बनाते हैं। तो एक डिव मैंने लगाया, ठीक है, डिव का मैं यूज़ बता रहा हूँ, तो डिव लगाया डॉट कार्ड, हमने एक क्लास दी उसको, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास दो तरीके, या तो मैं डिव लिखूँ ऐसा ओपनिंग और क्लोजिंग बनाऊँ, फिर इसके बीच में आऊँ यहाँ पर लिखूँ मैं क्लास, देन इसको क्लास दे दूँ मैं कार्ड, है ना। एक तो ऐसे क्लास दे सकता हूँ मैं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जब बना रहा हूँ ना उसी टाइम में क्लास दे सकता हूँ, क्योंकि क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो मैंने लिखा डिव डॉट कार्ड, तो ये क्या करेगा, कार्ड नाम की क्लास ऑटोमेटिक इसमें बना देगा। देखो मैं जैसे एंटर करूँगा डिव बन गया ओपनिंग और क्लोजिंग, और क्लास बन गई इसमें कार्ड नाम की, ठीक है, एंटर। तो ये किसी भी टैग के साथ हम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि डिव के साथ ही करें, है ना। किसी भी टैग में अगर हमको कोई क्लासेस चाहिए तो हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। हमने एक डिव बना लिया, मतलब एक रैपर बना लिया, हमने एक ब्लू वाला जो बॉक्स है वो बना लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक H1 आएगा, तो मैं एक H1 लगाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। H1 के अंदर लिखा है 2 कार्ड, 2 कार्ड ही लिखा है, कार्ड 2 कार्ड, ठीक है, कार्ड 2 हमने लिख दिया। अब लॉरेम लिखा हुआ है, तो लॉरेम आई थिंक ये 15 वर्ड का है मे बी, तो पी टैग लगाते हैं हम इसके बाहर, है ना, देन उसमें लिखते हैं लॉरेम 15, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या है, एक बटन है, बटन के लिए वैसे बटन टैग होता है, अभी वो बताया नहीं है, देख लेते हैं। बटन के लिए होता है बटन टैग, ठीक है। तो बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, रीड मोर, रीड मोर, हमने भी लिख दिया रीड मोर, ठीक है। तो हमारा इतना काम HTML का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमको करना है CSS से, स्टाइलिंग जो भी करना है वो CSS से करना है। तो अब देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे दिख कैसा रहा है वो देखो, ये ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, कार्ड 2 लिखा हुआ दिख रहा है, लॉरेम दिख रहा है और बटन दिख रहा है केवल। अभी इनको हमको स्टाइल करना है, हमको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो हमारा डिव है वो हमको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ तक है कहाँ पर नहीं है ना, डिव हमको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि डिव तो क्या करता है, एक बॉक्स बनाता है, तो डिव हमको नहीं दिख रहा है, हमको H1 जिसके अंदर भी हमने जो भी लिखा है वो हमको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिव को करेंगे टारगेट CSS में, तो हमने क्या करा है उसको क्लास दी है कार्ड, तो उससे सिलेक्ट करेंगे, तो डॉट कार्ड, है ना। उसके बाद हम इसको दे देंगे बॉर्डर, तो हमको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से कहाँ तक है, उस पर एक बॉर्डर आ जाएगी, तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड ही। देखो जब भी हमको समझ में नहीं आता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ तक जा रही है या फिर कहाँ तक है उसका स्कोप है या फिर कहाँ तक उसकी विड्थ वगैरह है, उसको बॉर्डर दे दो तो चीज़ें समझ में आ जाती है। अब ये जो है हमारा डिव है, हमको दिख रहा है कि क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा डिव है, ठीक है। अब हमारा जो कार्ड है उसकी विड्थ तो कम है, हमारे डिव की विड्थ फुल है, तो डिव भी क्या हुआ, एक ब्लॉक एलिमेंट हुआ, है ना, क्योंकि पूरी विड्थ ले रहा है, मतलब वो एक ब्लॉक एलिमेंट हुआ। जो हमारा H टैग है वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, जो P टैग है वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, जो बटन टैग है वो इनलाइन ब्लॉक है, ठीक है, वो उतनी ही विड्थ लेता है जितना उसका कंटेंट है। तो देखो अभी हमारे कार्ड की तो विड्थ कम है, तो इसकी विड्थ हमको कम करनी पड़ेगी डिव की। तो हम क्या करते हैं, इधर आके विड्थ लिखते हैं, तो विड्थ कर देते हैं 15 ग्राम, विड्थ कम हो गई, ठीक है, इतनी काफ़ी है, ठीक है। थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 18 कर लेते हैं, ठीक है। हाइट तो हाइट भी हमको बढ़ानी है वैसे तो, हाइट हम एक काम करेंगे, हम पैडिंग दे देंगे, मार्जिन और पैडिंग मैंने बता दिया ना, नहीं बताया, मार्जिन और पैडिंग भी देख लेते हैं। देखो हो क्या रहा है कि ये कार्ड में ना इधर ये पूरा जो इसकी बॉर्डर है, जो रेड वाली बॉर्डर है उससे C पूरा चिपक रहा है,
है ना, एल भी पूरा चिपक रहा है इधर और बटन भी चिपक रहा है, हमको थोड़ी सी डिस्टेंस चाहिए कि वो ऐसे चिपके ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कार्ड को देंगे पैडिंग। तो पैडिंग जो होती है ना वो बॉर्डर के अंदर वाली चीज़ होती है। जैसे मुझे ये जो रेड बॉर्डर है उसके अंदर में स्पेस दूंगा तभी वो कार्ड से मतलब वो बॉर्डर से दूर होगा, है ना। तो देखो मैं अगर इस कार्ड को दूंगा पैडिंग, पैडिंग 1 रैम, तो देखो क्या होगा, वो बॉर्डर से दूर हो गए, है ना। अगर मुझे इस बॉर्डर के बाहर स्पेस चाहिए, मतलब ये यहाँ पर जो स्पेस है इसको मुझे बढ़ाना है, ये मुझे बहुत कम लग रही है, इसको मुझे बढ़ाना है। अगर बॉर्डर के बाहर से, अभी हमने अंदर से स्पेस चाहिए थी तो हमने क्या दिया पैडिंग, अभी हमको बाहर से स्पेस चाहिए तो हम देंगे मार्जिन, मार्जिन 1 रैम। तो देखो क्या होगा, अभी बाहर से स्पेस आई है ना। तो जब भी हमको अंदर वाली स्पेस देनी, मतलब बॉर्डर के, ठीक है, बॉर्डर को रेफरेंस लेते हैं हम, बॉर्डर के जब भी अंदर डिस्टेंस चाहिए तो हम देंगे पैडिंग, बॉर्डर के जब भी बाहर डिस्टेंस चाहिए तब हम देंगे मार्जिन, ठीक है। तो अभी देखो मुझे क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सेंटर करना है। देखो इधर सारी चीज़ें सेंटर में है ना, इधर भी उतनी डिस्टेंस है, इधर भी है, ये सारे सेंटर है, ये भी बटन भी सेंटर है। तो अभी हमने सेंटर टैग देखा है ना। तो हम क्या करेंगे, सारा कुछ सेंटर टैग में लगा देंगे। हम डिव को भी सेंटर टैग के अंदर ही कर देते तो होगा क्या कि डिव भी सेंटर में हो जाएगा। तो इस सेंटर को हमने क्लोज कहाँ पे किया, डिव के बाद, है ना। तो देखो क्या हुआ, सेंटर में आ गया वो, है ना। और हमारे सारे उसके जो एलिमेंट है वो भी सेंटर में आ गए, है ना। ठीक है, अभी हम देते हैं इसको पैडिंग, ठीक है, क्योंकि हमको बॉर्डर के अंदर डिस्टेंस चाहिए। देखो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस है, यहाँ इतनी डिस्टेंस है ना, यहाँ पर भी डिस्टेंस है। तो हमको देखो आइट साइड से इतनी डिस्टेंस नहीं देनी, आइट साइड से तो कम ही है, ऊपर नीचे से ज़्यादा है ना। यहाँ पर इतनी गैप है, नीचे इतनी गैप है, और साइड में तो छोटी छोटी सी गैप है। तो जो गैप साइड में है उतना तो गैप है हमारे पास, है ना। तो साइड से तो हमको देनी ही नहीं है, हमको ऊपर और नीचे से देनी है। अब देखो एक चीज़ होता क्या है कि हम जब CSS नहीं लगाते हैं ना तो ब्राउज़र क्या करता है कि हमने जो भी HTML में लिखा है उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए खुद ही मार्जिन और पैडिंग ऐड कर देता है। मार्जिन पैडिंग हमने देखा क्या होती है, अभी पैडिंग अंदर वाली, बाहर मार्जिन बाहर वाली। तो ब्राउज़र खुद से कर देता है। देखो अगर मैं पूरी CSS हटा दूँ, इसके अलावा तो हमने कोई CSS नहीं लिखी है ना, ये मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखो हो क्या रहा है, इधर फिर भी स्पेस है। तो अगर मैं इसको रिलोड करूँगा, इधर फिर भी यहाँ पर स्पेस है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है ना, इनके बीच में स्पेस है जो कि हमने दी भी नहीं है। हमने कोई CSS नहीं लगाई, है ना, हमने बोला ही नहीं कि आप ये स्पेस दो। बट ब्राउज़र क्या करता है, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, देखो थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए क्या करता है, खुद से मार्जिन और पैडिंग ऐड कर देता है। देखो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमको पता चलता है। देखो जैसे मैं इस पर होवर करूँगा ना, ये इस वाले को सिलेक्ट करके, इस वाले को सिलेक्ट करके जैसे मैं एलिमेंट्स पे होवर करूँगा तो देखो मुझे पता चल रहा है ये H1 है, इधर साइड में लिखा हुआ आ रहा है H1 है, उसकी सारी डिटेल। और ये जो ऑरेंज कलर में आ रहा है ना, मतलब जो ब्लू कलर में वो उसका कंटेंट है, ठीक है। जो ऑरेंज कलर में आ रहा है ना वो मार्जिन है। तो देखो उसमें मार्जिन लगी हुई है, हमने तो CSS लिखी ही नहीं, हमने तो मार्जिन लगाई नहीं है, बट ऑटोमेटिक लगी हुई आ रही है। देखो मैं यहाँ से ही बताता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन सबसे नीचे में जाऊँगा ना तो यहाँ पर पूरा एक ये आता है बॉक्स मॉडल। तो ये हम CSS में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो देखो अगर मैं ब्लू वाले पे जाऊँगा तो ब्लू वाला होता है हमारा कंटेंट, कि H1 जो टैग है उसका कंटेंट कितना कितना है, तो ये उसका कंटेंट है, ठीक है, ब्लू वाला। इसके बाहर में जाता हूँ तो आती पैडिंग, देन आती बॉर्डर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इस पर बॉर्डर देता हूँ तो हमको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसको करता हूँ अनकमेंट और जो H1 को सिलेक्ट करके बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो इस पर आ गई बॉर्डर। तो देखो बॉर्डर के बाहर वाली स्पेस होती है मार्जिन, है ना। तो देखो मार्जिन पे मैं अगर होवर करूँगा, मार्जिन, अरे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट किया। देखो मार्जिन पे मैं जब होवर कर रहा हूँ तो मार्जिन आ रही बाहर वाली, बॉर्डर के बाहर, है ना। पैडिंग, बॉर्डर तो बॉर्डर है, बॉर्डर हमको दिख रही है। देन पैडिंग, पैडिंग हमने लगाई नहीं है, पैडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं लगती है, सिर्फ मार्जिन लगती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इस पर पैडिंग लगा दूंगा, पैडिंग 1 रैम, तो बॉर्डर के अंदर डिस्टेंस आएगी ये वाली। देखो बॉर्डर के अंदर डिस्टेंस आ गई। और मैं जैसे इसको करूँगा ना पैडिंग पे सिलेक्ट, तो पैडिंग मुझे दिख रही है ग्रीन वाली,
ना। तो पैडिंग ग्रीन वाली जो हमको दिखती है वो पैडिंग होती है, देन हमारा कंटेंट ब्लू वाला, देन उसके ऊपर होती है बॉर्डर, देन बॉर्डर के बाहर होती है मार्जिन। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं पूरी CSS हटा भी दूँ, मैं पैडिंग हटा रहा हूँ, ये बॉर्डर भी हटा रहा हूँ, देन मैं पूरी CSS हटा रहा हूँ, CSS हमने लगाई नहीं है। ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, मार्जिन आ रही है यहाँ पे, है ना। ये देखो ये मार्जिन है पूरे ओवरऑल उसकी, यहाँ पर इस पे मार्जिन आ रही है, इस पे भी मार्जिन है, इस पे भी मार्जिन है, सब पे मार्जिन है ना, जो कि हमने लगाई ही नहीं है। इस पे देखो पैडिंग आ रही है ग्रीन वाली, है ना। तो ये चीज़ हमने लगाई नहीं है, तो हमको पूरा स्टाइल हमारे हिसाब से करनी है हमारी वेबसाइट। तो हमको ये जो ब्राउज़र जो CSS लगाता है ना अपने आप, इसको करना होता है रीसेट। ठीक है, तो इसको रीसेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमने जो CSS लगाई है उसके बाद भी वो वाली तो जो लगी हुई है वो तो लगी हुई रहती है, हम जो एडिशनल लगाते हैं वो भी लग जाती है। तो उसको रीसेट करने के लिए क्या होता है, हम स्टाइल में आएंगे, स्टाइल या फिर CSS की फाइल बना रहे हैं तो उस CSS की फाइल में, ठीक है, स्टाइल हमारी ये CSS ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। ठीक है, स्टार के बाद करली ब्रैकेट, मतलब हम जैसे P से सिलेक्ट करते हैं, जैसे रेड से सिलेक्ट किया वैसे स्टार से सिलेक्ट करते हैं। स्टार से क्या सिलेक्ट होता है, ये हमारा HTML टैग, ठीक है, रूट एलिमेंट जिसको बोलते हैं, ये सिलेक्ट हुआ। इसमें हम क्या करते हैं, मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन कर देते हैं 0, पैडिंग कर देते हैं 0, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में लगाई है उसको 0 कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं बाद में CSS में बताऊंगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमको करनी होती है CSS रीसेट करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, CSS रीसेट। ठीक है, तो जब भी हमको CSS रीसेट करनी है तो ऐसे करते हैं, स्टार के अंदर मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ है, अभी क्या होगा कि जो भी ब्राउज़र ने मार्जिन पैडिंग लगाई थी वो हट चुकी है ना। तो अब हम हमारे हिसाब से पूरा स्टाइल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो H1 टैग है हमारा सबसे टॉप वाला, उसको देते हैं थोड़ी मार्जिन 1 रैम। देखो जैसे मैंने इसको मार्जिन दी वहाँ पर आगे डिस्टेंस, है ना, तो हम हमारे हिसाब से सारा काम करेंगे। देन उसके बाद जो P टैग है, जो ये वाला P टैग है, हमको दोनों P टैग को देना है, तो डायरेक्ट P टैग से सिलेक्ट करते हैं P। उसके बाद इसको भी मार्जिन दे देते हैं 1 रैम। तो देखो इस वाले P में भी मार्जिन आ गई, इस वाले P में भी मार्जिन आ गई, है ना। देन जो हमारा ये है पूरा बॉक्स है, अब इस वाले H1 को हमको देनी नहीं है, हमको देनी है सिर्फ इस वाले H1 को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने टारगेट किया H1 से, है ना, सारे H1 टारगेट होंगे। तो मार्जिन ये जो H1 हमने लगाया इसमें भी आ गई ग्रुपिंग टैग में, और यहाँ पे जो हमने H1 लगाया कार्ड 2 वाले में उसमें भी आ गई। तो हमको इसमें ही देना है, सिर्फ इसमें नहीं देना है। तो क्या करेंगे फिर, क्लास लगाएंगे, है ना। अभी हम डायरेक्ट टैग नेम से सिलेक्ट करें तो जितने भी H1 होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे। हमको क्लास देनी पड़ेगी जिसको भी सिलेक्ट करना है, तो हमको इसको क्लास देनी है। तो मैं इसको क्लास देता हूँ टाइटल। ठीक है, ये हमारा टाइटल है ग्रुपिंग टैग, और मैं यहाँ पर H1 से सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं करूँगा डॉट टाइटल से, है ना। तो अब क्या होगा, सिर्फ उसमें आएगी, इसमें नहीं आएगी मार्जिन। ये तो हमने P को मार्जिन दी हुई है, जो यहाँ पर गैप आ रही है ना, ये हमने P को दी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, अब लगाते हैं, अब हमको किसके अंदर डिस्टेंस चाहिए, डिव के अंदर यहाँ पर ऊपर और नीचे डिस्टेंस चाहिए, है ना। ये ब्लू वाले डिव के अंदर यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर नीचे डिस्टेंस चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, क्योंकि बॉर्डर के अंदर डिस्टेंस चाहिए हमको, तो हम लाएंगे पैडिंग, और पैडिंग ऊपर और नीचे से देनी है, साइड से नहीं देनी है हमको। तो जो हमारा कार्ड है, ये डॉट कार्ड हमारा डिव है, इसको हमने पैडिंग दी हुई है 1 रैम, है ना। देन 1 रैम, देखो पहले मैंने सिर्फ एक वैल्यू लिखी थी, अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू लिख रहा हूँ तो क्या होता है, एक वैल्यू लिखने से क्या होता है कि चारों तरफ सेम लग जाती है। जैसे मैं अगर इस डिव पे ओवर करूँ, देखो यहाँ पे मुझे पैडिंग देखना है, तो मैं पैडिंग पे जैसे जाऊँगा तो देखो पैडिंग बराबर है चारों तरफ से, है ना। हाँ 16 मतलब 16 होता है 1 रैम, 16 पिक्सल इक्वल टू 1 रैम होता है। ठीक है, तो 1 रैम के हमने दिए तो 16 पिक्सल सब दूर से लगी हुई है। अगर मैं इसमें 2 प्रॉपर्टी देता हूँ तो देखो क्या होता है, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 2 रैम, ठीक है, फर्स्ट 1 रैम देन सेकंड 2 रैम, तो ये वाला जो होता है ना, ये टॉप और बॉटम का होता है,
ठीक है, टॉप से भी 1 रैम और बॉटम से भी 1 रैम, और ये वाला जो होता है लेफ्ट और राइट का होता है, तो लेफ्ट से भी 2 रैम और राइट से भी 2 रैम। तो देखो फिर से हम करते हैं, होगा, देखो क्या हो रहा है, टॉप बॉटम से कम है, टॉप बॉटम से हमने 1 रैम दिया और लेफ्ट राइट से हमने 2 रैम दिया, तो वो 2 रैम रख रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ऊपर नीचे सेम रखना है, राइट साइड सेम रखना है, तो मैं 2 प्रॉपर्टी दे दूंगा। अगर मुझे चारों तरफ सेम रखना है तो 1 प्रॉपर्टी दे दूंगा। अब मुझे चारों तरफ अलग अलग रखना है, मुझे टॉप में चाहिए 1 रैम, इधर चाहिए मुझे 2 रैम, इधर चाहिए, नीचे चाहिए 3 रैम और इधर चाहिए 4 रैम। तो उसके लिए क्या होगा, हम 4 प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, तो 1 रैम टॉप से, ये ऐसा चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज। ठीक है, टॉप से स्टार्ट होता है, लेफ्ट पे एंड होता है। तो टॉप पे हो गया 1 रैम, राइट पे हो गया 2 रैम, बॉटम 3 रैम और लेफ्ट 4 रैम। देखो अभी देखते हैं, देखो टॉप 1 रैम, राइट 2 रैम, बॉटम 3 रैम और लेफ्ट 4 रैम। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी दे देंगे ना, तो वो टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, राइट साइड में सेम रखना है और ऊपर नीचे सेम रखना है, तो हम 2 ही प्रॉपर्टी देंगे। तो टॉप बॉटम में तो हमको ज़्यादा रखना है, लेफ्ट राइट में कम रखना है, तो लेफ्ट राइट में 1 रैम, टॉप बॉटम में मैं कर देता हूँ 4 रैम। टॉप बॉटम में ज़्यादा हो गया, लेफ्ट राइट में उतना ही है ना, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 6 रैम, इतना ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको कलर करते हैं, इसका मतलब जो कलर ब्लू था इसका, यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर 2 अलग कलर है, ऊपर ब्लू है नीचे पर्पल है। अभी हम एक ही कलर देंगे, नहीं तो अगर मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो आप और कंफ्यूज होगा, है ना, तो हम वो उसमें नहीं जाते, हम कलर ब्लू रखते हैं उसका। तो जो कार्ड है, जो पूरा कार्ड है, पूरा जो डिव है, उसका कलर हमको करना है ना, उसका बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कार्ड में ही बैकग्राउंड कलर ब्लू, या फिर वॉयलेट रख देते हैं, ब्लू वॉयलेट। ठीक है, तो देखो हमारे कार्ड का कलर हो चुका है ब्लू वॉयलेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेडियस है ना, मतलब कर्व है, हमारे शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, तो हमको अगर यहाँ पर रेडियस देनी है तो उसके लिए होता है, अब हमको रेडियस किसको देनी है, इसकी बॉर्डर को ही, है ना, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। और वो कार्ड में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कार्ड पे ही रेडियस है ना, जो डिव है हमारा उसी पे रेडियस है। तो बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 10 पिक्सल, कम है थोड़ा, 1 रैम ही कर देते हैं, 16 पिक्सल हो जाएगा, है ना, 1 रैम करेंगे तो 1 रैम, इतना ठीक है। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद हमको बॉर्डर का तो काम नहीं है, बॉर्डर हमने किस लिए लगाई थी, कि हमको पता चले कि डिव कहाँ तक है हमारा, है ना, तो बॉर्डर अभी हटा देते हैं, तो बॉर्डर को कर देते हैं कमेंट। देखो बॉर्डर हट चुकी है, हमारा बैकग्राउंड कलर तो लगा हुआ रहेगा क्योंकि वो हमने लगाया है, हमने रेडियस दी है तो रेडियस भी लगी हुई है। देन इसके बाद हमको क्या करना है, कलर वाइट करना है, जो कलर हमारा ब्लैक है ना, कार्ड का कलर ब्लैक है, इसका पी का कलर ब्लैक है, ये हमको करना है वाइट, इधर हमारा वाइट है ना, तो हम वाइट करते हैं। तो इसी में हम जो पेरेंट को अगर वो प्रॉपर्टी दे देंगे तो उसके सारे चाइल्ड में लग जाएगी। ठीक है, तो पेरेंट का ही अगर कलर वाइट कर देंगे तो उसके चाइल्ड का भी कलर वाइट हो जाएगा, कलर वाइट। तो देखो उसका कलर हो चुका है वाइट। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, बटन कैसा है, पिंक कलर का है, देखो ठीक है, पिंक कलर का और राउंड है ना, और थोड़ा सा बड़ा भी है ना, यहाँ से बड़ा है, इधर से भी डिस्टेंस है थोड़ी। ठीक है, तो हम करते हैं बटन को टारगेट, बटन को डायरेक्ट बटन नेम से कर लेते हैं क्योंकि एक ही बटन है हमारे पास, तो सारी बटन तो होगी नहीं सिलेक्ट, एक ही होगी। अगर हमारे पास ज़्यादा बटन्स होती है और सबको हमको अलग अलग स्टाइल करना होता है तो फिर हम क्लासेस देते हैं। ठीक है, फिर हम बटन टैग से टारगेट नहीं करते। तो अभी बटन से हमने टारगेट किया, देन देखो उसकी जो बॉर्डर है ना, उसके अंदर हमको डिस्टेंस चाहिए, ये जो उसकी बॉर्डर है यहाँ पर, उसके अंदर हमको डिस्टेंस चाहिए, ये वाली और साइड वाली, है ना। अभी क्या हो रहा है कि वो बॉर्डर से चिपक रहा है, ऊपर से भी चिपक रहा है, नीचे से भी, साइड से भी चिपक रहा है, आर भी देखो बॉर्डर से चिपक रहा है ना, तो उसके अंदर डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या देंगे, पैडिंग। ठीक है, तो इसको देते हैं पैडिंग। अब देखो बटन होता क्या है, बटन में लेफ्ट राइट में वो ज़्यादा होता है, टॉप बॉटम में वो कम होता है, क्योंकि बटन हमको रेक्टेंगुलर दिखता है ना, ऐसा स्क्वायर शेप में तो दिखता नहीं है। तो रेक्टेंगुलर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप बॉटम में पैडिंग जो है वो कम देनी है, लेफ्ट राइट में ज़्यादा देनी है। तो टॉप बॉटम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ पर देते हैं 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट वाली सेकंड प्रॉपर्टी होती है, तो लेफ्ट राइट में हम देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, रेडियस देनी है, यहाँ पर भी, इस यहाँ पर भी कर्व है ना,
तो हम देंगे इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम 50 पिक्सल। ये पूरा राउंड करना है हमको, ठीक है, 50 पिक्सल। अब देखो हमारी बटन पे आ रही है बॉर्डर ब्लैक कलर की, इधर कोई ब्लैक कलर की बॉर्डर नहीं है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर हटानी पड़ेगी। तो बॉर्डर को हम कर देंगे नन, ठीक है, बॉर्डर हटानी मतलब बॉर्डर नन कर दो, ठीक है। तो देखो बॉर्डर हट चुकी है ना। अभी जो वाइट बैकग्राउंड है उसको हमको क्या करना है, पिंक। तो बैकग्राउंड कलर पिंक, बहुत ही लाइट पिंक है। थोड़ा और डार्क करते हैं, ठीक है। और जो कलर है उसका वो ब्लैक है और इधर वाइट है, तो हम वाइट कर लेते हैं। वो थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट साइज़ भी उधर छोटा है इधर थोड़ा बड़ा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ाते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो कलर वाइट करते हैं, तो कलर वाइट हो चुका है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज़ 1 रैम बढ़ गया है थोड़ा सा। देन जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है, इधर जो है वो सैंस सेरिफ है और हमारा टाइम्स न्यू रोमन है ना। कर मतलब यहाँ पर शार्प कॉर्नर वगैरह आ रहे हैं, है ना। ये देखो टी का कॉर्नर शार्प है और इधर क्या है, टी नॉर्मल है ना। तो हमको क्या करना है, इसको सैंस सेरिफ करना है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है। किसकी करना है, पूरे कार्ड के अंदर ही करना है हमको सेम। तो कार्ड को अगर दे देंगे तो सबके अंदर हो जाएगी। अगर मैं एक एक एलिमेंट को करूँगा तो मुझे H1 को भी करना पड़ेगा, P को भी करना पड़ेगा, बटन को भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट कार्ड में दे देता हूँ जो हमारा डेव है। तो फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट फैमिली होता है हमारे पास। फ़ॉन्ट फैमिली में हम क्या कर देते हैं, सैंस सेरिफ। तो जैसे मैंने सैंस सेरिफ करा वो नॉर्मल स्टाइल हो गया, है ना। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको थोड़ा सा ना ये एच का और पी का साइज़ भी बढ़ाना है, ठीक है। पी का साइज़ भी हमारे पास छोटा है, इधर थोड़ा बड़ा। तो पी को टारगेट करना पड़ेगा, पी को टारगेट करने के लिए हमको क्लास देनी पड़ेगी। पी से करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पी भी होगा, हमको सिर्फ ये वाला करना है। तो इसको दे देंगे क्लास पैरा, ठीक है। देन डॉट पैरा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉट पैरा। इसको हम कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़। अब देखो 1 रैम करूँगा ना, तो 1 रैम तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो 1 रैम से हमको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 1.1 कर देता हूँ, ठीक है, काफ़ी है इतना। देन जो हमारा एच है, एच को भी हमने क्लास दी हुई है क्या, नहीं दी, तो इसको क्लास दे देते हैं हेडिंग, ठीक है। हमारे कार्ड की हेडिंग है ये, तो हमने हेडिंग क्लास दे दी इसको। देन हेडिंग क्लास से हम इधर टारगेट कर लेंगे, डॉट हेडिंग फ़ॉन्ट साइज़ 2 रैम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वैसे, 2 रैम बाई डिफ़ॉल्ट है उसका, क्योंकि H1 जो होता है बड़ी हेडिंग होती है ना इसमें। तो 2.5 ज़्यादा लग रहा है इसका, 2.2 इतना ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी जो डिस्टेंस है हम वो भी बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो बीच में डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस किसकी है, पी की है ना, क्योंकि ये जो पी है इसकी बॉर्डर के बाहर डिस्टेंस देनी है हमको। मतलब ये जो है पी, इसकी बॉर्डर के बाहर अगर मैं डिस्टेंस दे दूँगा तो यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो इसको मार्जिन दे देते हैं हम पी को, तो पी को हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 1.3 रैम, देखो, है ना। उसके बाद नहीं, मार्जिन हमको देखो देनी है सिर्फ, देखो इसको मैं पहले बॉर्डर देता हूँ तो क्लियरली हमको समझ में आएगा। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, देखो ये हमारा पी है ना। तो अभी हो क्या रहा है कि मैं जो मार्जिन दे रहा हूँ, तो मार्जिन में हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो क्या होगा, चारों तरफ से सेम आएगी। तो वो 1.3 चारों तरफ से, हमको सिर्फ टॉप और बॉटम में चाहिए, हमको यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी टॉप और बॉटम वाली होती है, सेकंड हमारी लेफ्ट और राइट वाली होती है, तो लेफ्ट और राइट वाली को हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी टॉप बॉटम है, सेकंड हमारी लेफ्ट और राइट है, तो हमने लेफ्ट और राइट को जीरो कर दिया। देखो वो फिर से फेल गया, है ना। इधर से जो मार्जिन आ रही थी वो हट चुकी है। थोड़ी तो दे देते हैं, थोड़ी दे देते हैं हम, 1.8 रैम दे देते हैं, 1.8 नहीं, 0.8, ठीक है इतना तो। देन बॉर्डर जो हमने देखने के लिए लगाई थी उसको हटा देते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा कार्ड बन चुका है। ठीक है, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं लीनियर ग्रेडियंट से दे सकता हूँ, बट वो अभी तुम कंफ्यूज होगे, है ना। मैं करके बता देता हूँ, पर उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, है ना, क्योंकि वो CSS में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो देखो, अब जो कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी हमने कार्ड को दिया, तो लीनियर ग्रेडियंट भी कार्ड को ही देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज में जाके लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री, क्योंकि वो एंगल पे है ऐसा, इसलिए। उसके बाद हमको ब्लू कलर देना है और एक और कलर पर्पल देना है, वायलेट। ब्लू वायलेट तो बहुत कम आ रहा है, और काम करते हैं, हम पहले ये करते हैं तो बाद में ब्लू करते हैं। ठीक, यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा पर्पल, तो ऐसा हो गया। इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 50%। ठीक है, तो उसका मैंने वो बढ़ा दिया कि ये 50% और ये 100%, जितना बचा हुआ है 50 के बाद जितना बचा हुआ है उतना ही कर देगा। 40 का हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड बन चुका है, ये वाला। ठीक है, तो डेव का यूज समझ में आया कि जो भी हमको इन इन तीन चीज़ों को हमको रैप करना था, हमको पता ही नहीं था किससे करें, तो हमने डेव से कर दिया। ठीक है, डेव एक बॉक्सेस बनाने के काम में आता है हमको। कभी मुझे दो चीज़ों को एक पेरेंट देना है तो मैं डेव पेरेंट दे दूंगा। ठीक है, तो डेव का यूज़ ये है। उसके बाद हमको देखना है सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या, अब मेरे पास हेडर टैग होता है। ठीक है, तो हेडर के अंदर तो मैं हेडर वाला पार्ट बना दूंगा। हेडर वाला पार्ट क्या होता है, हमारी नेविगेशन बार, है ना। पूरी नेविगेशन बार जो होती है, जहाँ से हम नेविगेट कर पाते हैं अलग अलग पेजेस पे, वो होती है हमारी नेविगेशन बार। तो ये हमारी नेविगेशन बार है। उसके बाद एक ये वाला जो पार्ट है नीचे, ये वाला जो है जिसमें ये आइकन्स आ रहे हैं और उसके वो आ रहे हैं नेम। अब ये मैं किससे रैप करूँगा, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो एक बॉक्स बनाना है इतना बड़ा, है ना। तो ये हम डेव से भी बना सकते हैं, बट डेव से हम क्या करेंगे, जैसे ये एक इमेज है और ये एक हेडिंग है ना। तो इमेज और हेडिंग के ऊपर भी तो, यहाँ पर भी तो ये एक बॉक्स है ना। ये वाला जो मतलब जिसपे बॉर्डर या कलर अलग नहीं है, कलर सेम है, बट ये भी तो एक ग्रुप है ना। इन दोनों का भी तो एक ग्रुप है, फिर इन दोनों का एक ग्रुप है। तो इन सभी चीज़ों को मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, तो इसको मेरे को डिव में बनाना पड़ेगा। एक डिव के अंदर एक इमेज और एक की हेडिंग, फिर एक डिव के अंदर एक इमेज और एक हेडिंग, फिर एक डिव के अंदर इमेज और हेडिंग। ठीक है, तो डिव तो यहाँ पर बन गया। तो ये वाला हम कौन सा बनाएंगे, हम कितने भी डिव बना सकते हैं, बट ये तो एक पूरा सेक्शन ही अलग है ना। वेबसाइट में ये पूरा एक सेक्शन है, तो इसको हम बनाएंगे सेक्शन टैग से। ठीक है, हम एक सेक्शन टैग लिखेंगे, उसके अंदर फिर ये एक डिव बनेगा, उसके अंदर एक इमेज और ये, फिर एक और डिव बनेगा, फिर एक इमेज और फिर एक हेडिंग, फिर एक और डिव बनेगा, फिर एक इमेज और एक हेडिंग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं कल तुमको बता दूंगा, है ना। डिव अभी क्लियर है। ठीक है, स्पैन क्लियर है। क्या करते हैं स्पैन का यूज़, में ये अपना कलर या फिर कुछ भी हाइट किसी भी कोड, मतलब किसी भी एक पैराग्राफ या फिर किसी भी एक लाइन में, वर्ड हाँ हाँ, किसी एक छोटा पार्ट, एक वर्ड नहीं, सिर्फ एक छोटा पार्ट अगर हमको CSS एक्स्ट्रा डालनी है उसमें, तो हम उसको स्पैन के अंदर लिखेंगे, देन स्पैन को क्लास देकर हम उसमें CSS लिखेंगे। ठीक, और डेव से ये बैनर हाँ, बॉक्स बनाएंगे, है ना। दो चीज़ों को रैप करना है अगर हमको, या 5 चीज़ों को रैप करना है, तो उसके लिए डिव यूज़ करेंगे। ठीक है, सेक्शन का एग्जाम्पल हम कल देख लेंगे। इसकी वो वीडियो भेज देंगे ना। हाँ, मैं अपलोड